तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीछे के लेक्चर में क्या समाप्त किए थे, गुप्त काल। और गुप्त काल पर आधारित आज आइए हम कुछ प्रैक्टिस प्रश्नों को आज देखते हैं कि जो जो हम लेक्चर गुप्त काल में पढ़ाए थे, जो भी टॉपिक पढ़ाए थे उसी पे आधारित कुछ प्रैक्टिस प्रश्न। अब देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया गुप्त काल का, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। ये आपसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप अपने आप को चेक करिएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गुप्त काल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक से संबद्ध है? ए ऑप्शन महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। अब देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में मैं आपको 3 जगह चर्चा किया हूं। एक तो जब अशोक के अभिलेखों के बारे में बता रहा था, तो उसमें बृहद स्तंभ लेख कुल 6 थे। लौरिया राज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा 5 हो गया, प्रयाग स्तंभ लेख 6 हो गया। ठीक, अशोक के अभिलेखों में। तो ये देखिए, ये 3 जगह से कनेक्ट है। एक तो अशोक के अभिलेखों से कनेक्ट है, दूसरी बार मैंने आपको कहां बताया, समुद्रगुप्त के समय मैंने बताया, प्रयाग प्रशस्ति। फिर तीसरी बार आगे मैं जब मेडाइवल हिस्ट्री बताऊं तो उसमें बताऊंगा जहांगीर करवाता है। तो 3 जगह इसका कनेक्शन। लेकिन सबसे पहले कौन करता? अशोक। ये अशोक के अभिलेख ही है, उसी पे लोग अपना अलग अलग, जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसी पे कुछ अलग से किसने लिखवाया? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के, उसने लिखवाया। तो प्रयाग प्रशस्ति उसी को कह दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर अशोक होगा, क्योंकि अशोक ने यह अशोक का ही अभिलेख है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो आंसर क्या होगा? सी। नंबर 2, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, व्यापारिक अधिकाधिक निर्भर हो गया। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। अब देखिए, जब मैं आपको अभी पीछे के लेक्चर में बताया था कि प्राचीन काल में या गुप्त काल में सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता था? रोमन साम्राज्य से होता था, तीसरी शताब्दी। लेकिन तीसरी शताब्दी में क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य 2 भागों में विघटित हो गया, 2 भागों में विघटित हो गया। तो जब रोमन साम्राज्य पे आक्रमण भी होने लगा, विघटित भी हो गया, उधर आक्रमण भी हो रहा है भारत पे। रोमन साम्राज्य 2 भागों में विघटित हो गया, इधर भारत पे हुड़ आक्रमण होने लगा। तो भारत का जो रोमन साम्राज्य से व्यापार था वो प्रभावित होने लगा। तो जब प्रभावित होगा तो व्यापार कहीं और शिफ्ट होगा। तो व्यापार किधर शिफ्ट हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ व्यापार शिफ्ट हो गया। ठीक, तो वही ये चीज पूछ रहा है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हुड़ आक्रमण भारत पे हुआ, ठीक, और रोमन साम्राज्य समाप्त भी हो गया था तीसरी शताब्दी में, 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो व्यापारिक, भारत का जो व्यापारिक सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ किस पे डिपेंड हो गया, वो पूछ रहा है। अफ्रीकी व्यापार, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, तीसरा ही है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार, साउथ ईस्ट एशिया इसको कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पतन से संचालित होता है? पत्तन, पत्तन, इसको पत्तन कहेंगे। पत्तन मतलब पोर्ट। एक पत्तन से संचालित होता था। अब आप ये पूछ रहा है, ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौच, सी कल्याण, डी काम्बे। 4 ऑप्शन है। तो पूछ रहा है कि गुप्त काल में जो नॉर्थ इंडिया का जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था, किस बंदरगाह से होता था? बंदरगाह पूछ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। मैंने बताया था कि प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। किसने जिक्र किया था? फायान ने जिक्र किया था। ठीक, तो ताम्रलिप्ति इसमें ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। अब देखिए, गुप्तकालीन रजत मुद्रा मतलब, रजत मतलब चांदी, चांदी की मुद्राओं को गुप्त काल में क्या नाम दिया गया था? ए करसाड़पण, बी दिनार, सी रूपक, डी निष्क। तो अगर इसको आप देखेंगे तो दिनार सोने के सिक्कों को कहा जाता था, सी रूपक या रुपयक, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और निष्क वैदिक काल में मैंने आपको बताया था। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? रूपक या रुपयक। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे।
ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी सौरसेन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था गुप्तकालीन नाटकों के बारे में, उसमें बताया था कि नाटक में अगर मान लीजिए कुल कितने पात्र हैं, 6 पात्र हैं, तो उसमें कुछ पात्र क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, कुछ पात्र क्या संस्कृत भाषा बोलते थे। तो जो उच्च क्लास के हैं वो संस्कृत बोलते थे, और महिलाएं और निम्न जाति के लोग क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। तो वही ये पूछ रहा है कि संस्कृत स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, तो प्राकृत बोलते थे। बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न युग्मों में से कौन सा एक भारतीय खड़ दर्शन का भाग नहीं है। भारतीय दर्शनों के बारे में भी मैं पीछे चर्चा किया हूं कि कुल 6 दर्शन थे। आस्तिक में, नास्तिक में, बौद्ध, जैन और चारवाक। पूर्णतः भौतिक, अभौतिक, फिर इसके बाद खड़ दर्शन, आस्तिक में सारी चर्चा कर चुका हूं। तो इसमें क्या होगा आंसर, ए मीमांसा एवं वेदांत, बी न्याय एवं वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक, डी सांख्य और योग। पूछ रहा है कि भारतीय खड़ दर्शन या षड दर्शन का भाग नहीं है, माने जो भारतीय 6 दर्शन है उसमें सम्मिलित नहीं है। मीमांसा वेदांत तो है ही, न्याय वैशेषिक है ही, सांख्य योग भी है, यही लोकायत और कापालिक। ये पीछे के लेक्चर में इसकी भी चर्चा मैं किया हूँ, लोकायत और कापालिक किससे संबंधित है, सर्च करिएगा जाके, वीडियो को देखिएगा, कापालिक लोकायत इस किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ए 1600, 600, बी 300, सी 330, डी 407। अब देखो इसको समझो कैसे है ये। ऐसे ही यूपीएससी यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मान लीजिए कि आपका 0 है, ठीक। शुरुआत के लेक्चर में एडीबीसी के बारे में मैंने बताया था। अब इसमें आपको क्या क्या जानकारी, एक तो आपको विक्रम संवत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विक्रम संवत किस ईयर का है, 57 BC, ठीक। दूसरा आपको शक संवत के बारे में भी जानकारी 78 AD, तब आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और इसके बारे में तो जानकारी रहनी चाहिए, ठीक। तो ये 0 है। अब ये कह रहा है कि शक वर्ष 465, शक संवत कब आता, 78 AD, यानी कि 78, इधर 1 2 3 ऐसे करके यहाँ मान लीजिए 78 आ गए। इसके बाद कह रहा है कि ये 465, तो 78 के बाद फिर यहाँ से 1 2 गिनेंगे तो 465 मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया 465, क्योंकि शक वर्ष लिखा है, तो शक वर्ष ये शक है, शक वर्ष है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 465 हो गया, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, ठीक। ये इतना हो गया 78, ठीक। ये इतना हो गया 465, लेकिन पूछ रहा है कि इसे विक्रम संवत में लिखना है। तो ये तो 465 है, अब इसी को विक्रम संवत से लेना है, तो विक्रम संवत बीसी में जाता है, ये 78 एडी में है। एडी मतलब 0 के आगे पश्चिम तरफ, और इधर आप जाएंगे तो 57 BC इधर आएगा, ठीक। तो अब देखिए इधर 0 से लेके यहाँ तक 57 हो गया, 57, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि 57 BC से लेना है, विक्रम संवत मतलब 57 BC, तो 57 से लेके 465, यानी कि 57 जोड़ेंगे, 78 जोड़ेंगे और 465 जोड़ेंगे, तब आएगा। तो तीनों जोड़िए, 57 78 465, तीनों जोड़ेंगे तो 57 78, ये हो जाएगा आपका ए 600, तो ए 7 का ए 600 आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से आप ध्यान ध्यान इसको देना है। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ माह बौद्ध परिषद में भाग लिया। अब देखिए फाहियान आ रहा है कब, फाहियान कब आ रहा है, मैंने बताया किसके दरबार में आया था, भूल गए आप, याद करिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि कनिष्क द्वारा आयोजित, तो कनिष्क द्वारा आयोजित थी चतुर्थ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क द्वारा आयोजित हुई थी, लेकिन क्या उसमें ये फाहियान भाग लिया था, वसुमित्र उसका अध्यक्ष था, न कि
चीनी तीर्थयात्री फायान। ठीक है, तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। हालांकि हर्ष के बारे में अभी मैं आपको बताया नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। हर्ष और ह्वेनसांग, ये तो बताया था मैंने कि ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आता है, तो मिला तो था, जब आएगा तो मिलेगा ही। उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया, तो इतना जानिए कि बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं, बौद्ध धर्म का एक तरह से कहिए कि अनुयायी ही था बौद्ध धर्म का। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। 9, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। सामंती व्यवस्था मतलब फ्यूडलिज्म सिस्टम। ठीक, पहला अनिवार्य तत्व पूछ रहा है, जो जो इसेंशियल एलिमेंट्स, किसके, फ्यूडलिज्म सिस्टम के इसेंशियल एलिमेंट। पहला, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। अब देखिए, ये पहला गलत है। क्यों, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय, भाई जो सामंती व्यवस्था व्यवस्था होती है, उसमें प्रांत में जो राजा होते हैं, जो छोटे छोटे राजा होते हैं, वो उनकी क्या, उनकी जो वो शक्ति उनकी मजबूत होती है। कोई कोई ऐसी एक राजनीतिक शक्ति नहीं रहती है कि जो सभी छोटे छोटे सामंतों को राजनीतिक रूप से संगठित करे। सभी सभी राजा अपने क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से मजबूत रहते हैं, यानी कि प्रांतीय में भी वो अपने आप से सशक्त रहते हैं। तो दुर्बल लिखा है, दुर्बल नहीं होगा। प्रांतीय जो राजा थे दुर्बल नहीं थे, वो सामंती व्यवस्था में दुर्बल नहीं होते हैं। ठीक, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। अब देखो, जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है उसमें जो सामंती व्यवस्था है, सामंत, सामंत मतलब छोटे मोटे राजा, तो जो छोटे मोटे राजा थे वो भूमि, उनका किस पे कंट्रोल हुआ करता था, भूमि पर उनका नियंत्रण होता था, उनका स्वामित्व होता था भूमि पर। और वो क्या करते थे, आम लोगों को भूमि को देते थे और उसके बदले उनसे क्या लेते थे, सेवा सेवा करवाते थे और तमाम चीजें करवाते थे। ठीक, तो उनका नियंत्रण उसी पे वो अपना प्रशासनिक संरचना एक बनाए थे। सामंत जो है, उसी जो उनकी भूमि थी उन पे अपना एक प्रशासनिक संरचना बनाए थे, नियंत्रण उसको करने के लिए। ठीक, तो ये क्या होगा, सही हो गया। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो स्वामी दास संबंध रहेगा ही, क्योंकि मैं अपनी जमीन दे रहा हूँ आपको, अब मेरी जमीन के भरोसे ही आपको खाना पीना सब कुछ करना है, तो दास तो बन ही जाएंगे आप हमारे। मैं सामंत हूँ तो मेरे दास आप हुए, तो वही है कि स्वामी दास का संबंध का बन जाता था। दूसरा और तीसरा सही है, केवल दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। ये क्वेश्चन पढ़ने का क्या अर्थ इसका हुआ कि भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार था, वो बंगाल की खाड़ी के बाद था। माने साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के बाद। तो भारत का व्यापार, जो व्यापारिक संबंध था बंगाल खाड़ी के पार, मतलब उसके पार क्या था, साउथ ईस्ट एशिया था, तो उसका संबंध, व्यापारिक संबंध था भारत का। फिर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। यानी कि पूछ रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री इतिहास मतलब जो एक तरह से मैं ये एक तरह से कहिए कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में यात्रा करना चाह रहा है तो उसको क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये चाहिए कि उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस मानसून में समुद्र की लहरें किधर जाती हैं, तब तो उसको व्यापार करने में सुगमता होगी। भाई जिधर लहर चल रही उधर ही, पता चला कि मई जून का समय है और लहर उत्तर से दक्षिण भाग रही है या दक्षिण से पूरब भाग रही है, तो जानकारी आपको होनी चाहिए ना कि उत्तर से दक्षिण जाना है मई जून में, तो उधर की तरफ यात्रा करें। यानी कि मानसून की खोज। तो मैंने आपको बताया था कि कई चीजों की, जब भारत और रोम का जो व्यापार हो रहा था उसमें कई चीजों का वैश्विक स्तर पे खोज भी हुई, जैसे मानसून की खोज हुई, फिर मानचित्रों का वर्णन, नेचुरल हिस्टोरिका नामक बुक लिखी गई, उसमें मानचित्रों का वर्णन था, बंदरगाहों को बताया गया, तमाम बंदरगाहों का जिक्र किया गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, व्यापार में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वही कह रहा है कि
अब अच्छा, इसका ऑप्शन देखिए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण, तो ये तो गलत है। अति उत्तम पोत निर्माण कुछ नहीं, गलत सलत है। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। तो संरक्षण देने से और व्यापार करने से क्या, अब ये पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी की उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास सबसे विश्वसनीय व्याख्या। तो ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने, अब देखिए आ गया ना मानसूनी हवाएं, समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। समुद्री यात्रा, क्योंकि मानसून की खोज उसी समय हुई, उससे पता चला कि बंगाल की खाड़ी में जो मानसूनी हवाएं चलती हैं किधर से किधर चलती हैं, तो यात्रा में क्या करेगा, सुगम बना देगा। डी, इस संबंध में ए एवं बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो सबसे विश्वसनीय व्याख्या कौन सी है, सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। अब आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप ये बताइए कि मुद्रा राक्षस और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, किस काल की है ये, इसमें क्या वर्णन था, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, क्या वर्णन था, याद करिए। नहीं याद आ रहा है तो जाके उस लेक्चर को देखिए, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि देखो ये मैं आपको नहीं बता कि राज दरबार की दुरभिसंधियों, अच्छा ये एक चीज आपको मैं बता दूं, जैसे ये राज दरबार की दुरभिसंधियों से मेरे दिमाग में आया ये, कि जैसे इतिहास में पढ़ने की लिमिट नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आप केवल क्या है, तर्क से आप उसको हल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एंशियंट हिस्ट्री उठाए एकदम, जैसे देखिए जो जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड, उनके दिमाग में होता है कि मुझे एक एक चीज जानना है, और वही एक एक चीज जानने के चक्कर में क्या करते हैं, वो सारी चीजों को पूरा पढ़ने लगते हैं पूरा एंशियंट हिस्ट्री का कोई, गए अपना एक बड़ी पुस्तक लाए, फिर या तो हड़प्पा सभ्यता पे ही एक ग्रंथ लिखा गया, हड़प्पा का लाओ पढ़ो साले को। मतलब हिस्ट्री में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस टेंडेंसी से पढ़ेंगे कि मुझे एक एक चीज जानना है, तो ये आपके लिए सुसाइडल है, आत्महत्या है, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो जो रेलिवेंट है उसी को पढ़िए, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको तर्क से हल करने होंगे। सारी चीजों को कवर करना ना मेरे बस की बात है ना आपकी बस की बात है। जो और लोग, टीचर लोग बताते हैं कि सब कुछ मैं बता दूंगा सब कुछ, अरे भाई सब कुछ अगर बता के करना होता तो एंशियंट हिस्ट्री पे ही कई सालों तक लेक्चर चलता रहता, खत्म नहीं होता, इतना एंशियंट हिस्ट्री है, तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं, पढ़िए ग्रंथ उठाकर। तो बस उसी को पढ़िए जो रेलिवेंट है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो ये तो दूरभिसंध दरबार, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित विशाख दत्त मुद्रा अच्छा इन ऑप्शनों में कहीं कुछ एकदम अलग है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा एक तर्क से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए यहां भी वही चीज लागू हो रही है। अब आपको ये देखिए, अभी आपको मैं ये नहीं बताया कि सांख्य दर्शन में अंदर, तो यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, ये सब ऐसे क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आपको मन करेगा कि अब मैं सांख्य दर्शन भी पढूं, न्याय दर्शन पढूं, योग दर्शन पढूं, सारा दर्शन पढ़ डालूं। अरे भाई सांख्य दर्शन बहुत बड़ा है, पूरी हिस्ट्री छोड़ के सांख्य दर्शन पढ़ने लगेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, इसमें आपको हल कैसे क्वेश्चन करना ये देखिए। पहला मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, अभी मैं बता देता हूं, लेकिन मान लीजिए कि पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है, दूसरा पढ़िए। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव। अब देखिए, आत्मज्ञान ही मोक्ष की तरफ, तो सांख्य दर्शन में आत्मज्ञान
मतलब ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये तो वर्णन, ये तो मैं आपको बताया था। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो जब दूसरा सही हो जाएगा तो यानी कि अब आपका देखिए ऑप्शन कौन, ना तो एक ना तो दो, ये तो गलत हो गया। ठीक, ए भी निकल गया तो बचा बी और सी। बी और सी, तो इसमें देखिए सांख्य पुनर्जन्म को मानता है। सांख्य पुनर्जन्म को मानता है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा, तो केवल दो सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? जो प्राचीन काल था उसमें जो वैज्ञानिक प्रगति हुई, उसके संबंध में कौन सा इस कथन में से सही है? बस यही जानना है। प्रथम शताब्दी ईस्वी विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक, तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ। अब देखिए ये तो आप सीधे सीधे नकार देंगे कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण, ये तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि उस समय नहीं था। तो ये तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा गलत हो गया, अब देखिए छांटिए, इसमें से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, सी और बी बचेगा, बी और सी बचेगा। ठीक, बी और सी। अब देखिए चौथा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, पांचवी शताब्दी ईस्वी में कोण के जैकब सिद्धांत, साइन कोसाइन, सातवीं शताब्दी चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत, ये तो सब पांचवी सातवीं सब क्या था? ज्ञात था। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्ट साइन कोसाइन सारी चीजें दे देते हैं, वो प्राचीन काल से ही संबंधित है। ठीक है, वो भी गुप्त काल से संबंधित है, उसी के समकालीन आर्यभट्ट है, तो उन्होंने साइन कोसाइन सारा दे दिया था। तो ये पूछ रहा है कि पांचवी शताब्दी, तो पांचवी शताब्दी का मतलब वही हो गया। सातवीं शताब्दी में तो चक्र चतुर्भुज का मतलब तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। पहला, प्रथम शताब्दी इसमें विभिन्न प्रकार के विशल्य औजारों का प्रयोग आम था। तो एक, तीन एवं चार, सी ऑप्शन सही हो गया। 14 नंबर, गुप्त राजवंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, इस चीज को भी ध्यान देना, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, पहला, इस राजवंश का उदय ईसा की चौथी सदी में हुआ। तो गुप्ता राजवंश का हालांकि टाइम पीरियड तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक मोटी मोटा 275 एडी से लेकर 550 एडी तक था। तो ये मान के चलिए उसी बीच में था, तो पहला तो सही हो जाएगा, ईसा की चौथी सदी। तीन 320 से 550, तो चौथी सदी हो गया। 320 का मतलब चौथी सदी। तो राजवंश का उदय पहला क्या हो गया? सही हो गया। 320 से 550 एडी। इसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो गुप्तों ने भाई, हालांकि मौर्यों से ज्यादा तो नहीं बना पाए, लेकिन इन्होंने भी उत्तर भारत को पूरा सेंट्रलाइज किया, ये भी सही हो गया। इसका इसका शासन 500 साल से अधिक वर्षों तक रहा। अब देखिए 500 साल, अब मैंने आपको क्या बताया, 320 एडी से 550 एडी, 500 साल से अधिक है? नहीं है, 200 साल के आसपास आ रहा है। यानी कि ये क्या हो गया? गलत हो गया। हालांकि अब गलत एक मिल गया तो ऑप्शन तो आपका उत्तर मिल ही गया, लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब देखिए 319 एडी में मैंने आपको 319-20 इतिहास, यही होता है कि अगर आप टाइम पीरियड को रटने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं 319 कहीं 320। तो गुप्त संवत 319 एडी में चलाया गया था। तो पर चंद्रगुप्त प्रथम पहला पहले, हालांकि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रख दी, लेकिन प्रसिद्ध नहीं हुए। सेंट्रलाइज कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चल ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? सी। तो 14 का सी हो गया। तो अब आज का लगभग 13-14 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। ठीक, अब इतना बहुत है। बाकी आप क्वेश्चन बुकलेट लाइए, उसको हल करिए, नहीं हल होता है तो मेरे इस चैनल पे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं लेक्चर को ऐसा बताया हूं कि कुछ भी छूटेगा नहीं आपसे, लेकिन अगर छूट भी जाता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक,
अब अगले क्लास में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।